हमारे माननीय मंत्रीगण, आदरणीय विश्वास जी सारंग, आदरणीय चेतन कुमार कश्यप जी, आदरणीय हमारे धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे विधायकगण आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय विष्णु खत्री जी, आदरणीय भगवान दास जी, हमारे आरोग्य भारती से श्री अशोक वार्ष्णेय जी, हमारे NCISM के अध्यक्ष डॉक्टर BL मेहरा जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव, हमारे विभाग के आयुक्त, अवर सचिव और कार्यक्रम में उपस्थित सभी चिकित्सकगण, छात्र छात्राएं, विभागीय अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है और मैं इसलिए सबको आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अपने देश की परंपरा में जिस आयुर्वेद को जीवन शैली का हिस्सा माना गया था और हर घर में, हर परिवार में, हर किचन में आयुर्वेद से शुरुआत होती थी। योग और आयुर्वेद मिलकर के एक मनुष्य को स्वस्थ रखने का मंत्र देते थे और एक परंपरा में, एक प्रकार से पूरे देश की परंपरा में ये प्रचलन में था। आज भी हमारे आदिवासी जो भाई बहन है वो इसी परंपरा से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। और इसलिए आयुर्वेद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में फिर से स्थापित करने का निर्णय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और इसलिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय भी किया। उसी काम को हम आज आगे कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर आयुर्वेद को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने जो काम करना प्रारंभ किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मध्य प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ही हमको 5 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की अनुमति भारत सरकार से मिल गई। 2 इस वर्ष फिर मिल गई, यानी 7 हो गए और 1 आयुर्वेदिक कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से बनाएगी, माइनिंग फंड से। ऐसे करके 8 नए आयुर्वेदिक कॉलेज हम स्थापित करने जा रहे हैं। और आज़ादी के बाद से 3 साल पहले तक केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे यहाँ संचालित थे। ये बहुत बड़ी एक छलांग हमारे मध्य प्रदेश ने आयुर्वेद के क्षेत्र में लगाने का काम हम करने जा रहे हैं। पिछले साल में हमने लगातार भर्तियों का क्रम जारी रखा। हमारे प्रोफेसर और चिकित्सक, उनकी बड़ी संख्या में हमने भर्ती की है। आगे भी भर्ती का क्रम चलता रहेगा। ग्रामीण भारत की जो स्वास्थ्य का काम है, गरीबों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आयुर्वेद ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त पेथी है। ये सब जानते हैं और गांव के लोग भी आज जगह जगह पर अग्रसर हो रहे हैं। अभी हमने हमारे एक जो भोपाल का कॉलेज है, खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उसमें वेलनेस सेंटर चलता है, उसको हमने टूरिज्म से जोड़ा है। अभी 10 केंद्रों को और हम टूरिज्म से जोड़ रहे हैं। आज हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ MOU करके जो पर्यटन की दृष्टि से अच्छे केंद्र है वहाँ पर हमारे वेलनेस सेंटर बनेंगे, ताकि जो लोग वहाँ आते हैं वो स्वास्थ्य का लाभ ले सके और हमारी जो भारत की अपनी परंपरागत पैथी है इसका उपयोग जन जन तक कर सके। इस प्रकार का एक बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। सिकल सेल पे भी पहले हमने धार और बड़वानी में 2 काम किए थे, लेकिन अब हमने सारा जो ट्राइबल क्षेत्र सबको कवर करने का निर्णय किया है। एडान थेरेपी के रूप में हम काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम जो मुझे लगता है कि बहुत समय से अपेक्षित था। आयुर्वेदिक क्षेत्र में परंपरागत जो वैद्य है, जो पीढ़ियों से करते आए हैं, उनका ज्ञान है, लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारे महाविद्यालय
उनके ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा निर्णय किया है हमने कि आने वाले समय में जो भारत का परंपरागत ज्ञान है उस ज्ञान का भी दस्तावेजीकरण होना चाहिए, उनको मान्यता मिलना चाहिए। और जो एक बड़ा काम जो करते हैं आदिवासी क्षेत्र में, उनको भी सम्मान की दृष्टि देखा जाना चाहिए। इस वर्ष हमने मंडला में कार्यशाला आयोजित करके जो परंपरागत रूप से वहाँ आसपास के सारे जिलों में काम करते हैं ऐसे वैद्यों को बुलाया था, उनके अनुभव सुने थे। मैं समझता हूँ कि उनका ज्ञान को हम आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी बना सकेंगे। आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, इस थीम पर इस वर्ष पूरा काम होने वाला है। और इसलिए आयुर्वेद तो पृथ्वी के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे जो संबंध है प्रकृति के साथ में, वनस्पतियों के साथ में, बाकी प्रकृति के साधनों के साथ में व्यवस्थित रूप से उनका उपयोग करना, जितनी आवश्यक है उतना पानी का उपयोग करना, ये हमारी संस्कृति बताती आ रही है। उसी को आगे बढ़ाने का संकल्प हम करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है। मैं उनसे यही कहूंगा कि 2 साल बाद जब हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की धरती में आयुर्वेद चिकित्सा का बड़ा जाल, कॉलेज भी और चिकित्सालय भी सबको दिखेगा और हमारे जन जन तक के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम आयुष विभाग के द्वारा हो सकेगा। हमने एक बड़ा निर्णय और किया है। हमारे आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथिक चलता है। हम जो 11 कॉलेज खोलेंगे उसमें एक होम्योपैथिक कॉलेज भी सम्मिलित है। हमारे यहाँ पर एक यूनानी कॉलेज चलता है। उर्दू में उसकी पढ़ाई होती थी। हमने निर्णय किया है कि उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी उसकी पढ़ाई हो, ताकि हिंदी भाषी छात्र भी यूनानी में एडमिशन ले सके और बाद में वो आरक्षण का लाभ लेते हुए नौकरी भी उसमें कर सके। ये बड़े निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने किए हैं। आने वाले समय में आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए सस्ती दवाई देने का काम, सस्ता इलाज करने का काम और स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय भारत। अभी पढ़ना है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, उसका मैं वाचन कर रहा हूं। 10वें आयुर्वेद दिवस की देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसने हमें जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति दी है। आधुनिक चुनौतियों के समय में आयुर्वेद ने हमें न केवल रोग निरोधक उपाय एवं उपचार दिए हैं, बल्कि जीवन प्रणाली में संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का मार्ग भी दिखाया है। मानव कल्याण और पृथ्वी का संरक्षण एक दूसरे के पूरक है और आयुर्वेद दिवस हमें इसका स्मरण कराता है। जब हम संतुलित आहार, दिनचर्या और प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान जैसे आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हम अपनी सेहत के साथ साथ धरती माँ के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। सरकार आयुर्वेद को वैज्ञानिक मानकों से सुदृढ़ करने, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा आयुष उत्पादों और सेवाओं को विश्व स्तर पर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने जन जागरण, गुणवत्ता सुधार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य किया है। आने वाले वर्षों में मंत्रालय की यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। आयुर्वेद के सरल व्यवहारिक सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर हम स्वस्थ जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। सतत विकास के लिए भी यह हम सभी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समस्त देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर से आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार जी। तालियां आप सभी की ओर से जोरदार होना चाहिए। आज अवसर है जब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी हम सभी को प्राप्त हुआ। माननीय मंत्री महोदय ने उस संदेश का वाचन अभी आप सभी के समक्ष किया। एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और अब अवसर है जब आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष वेलनेस टूरिज्म के अंतर्गत आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के मध्य एक MOU एक्सचेंज होना है। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज ये जो MOU एक्सचेंज होना है, इस कार्यक्रम को आगे हम आमंत्रित कर रहे हैं कमिश्नर आयुष एवं टूरिज्म विभाग से संदेश यशलाहा जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज ये आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के बीच में हस्तांतरित किया जा रहा है ये MOU। इससे निश्चित ही एक नई गति, एक नई दिशा मिलेगी। हम सभी के लिए तालियां जोरदार हम सभी की ओर से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष विभाग और पर्यटन विभाग को, और इसके साथ ही बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का भी। आयुष वेलनेस टूरिज्म से संबंधित एक वीडियो फिल्म हमारे पास है, आइए मिलकर देखते हैं ये शॉर्ट वीडियो फिल्म। आयुष, जहां प्रकृति और परंपरा मिलकर हमारे स्वास्थ्य का निर्माण करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं पद्धतियों को विश्व पटल पर लोकप्रिय बनाने के लिए संकल्पित हैं। हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतीक है। आज भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए दुनिया के कई देशों के लिए एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन बना है। वेलनेस सेंटर्स बहुत प्रचलित हो सकते हैं, तो जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पहल की जा रही है। हमारे वेलनेस के लिए मूल भाव अपने स्वभाव को बदलने से, बीमार को अच्छा करना नहीं, बीमार न होने देना, ये जो प्रयास है, ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, ये जीवन शैली में आती है। यहाँ आयुष और पर्यटन विभाग मिलकर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नवीन डिजाइन पर आधारित अत्याधुनिक एवं आकर्षक पंचकर्म एवं वेलनेस केंद्र स्थापित कर रहे हैं। लोगों को सुलभ इलाज हो सके, उसके लिए आयुर्वेद बहुत जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आयुष मिशन के द्वारा महिलाएं, बच्चे, उनके हेल्थ की दृष्टि से उचित सलाह देना, योग को भी उसके साथ में जोड़ा गया है। इसी क्रम में भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में पंचकर्म एवं वेलनेस केंद्र आरंभ किया गया है, जहां आपको पर्यटन विभाग की विश्व स्तरीय मेजबानी और आयुष विभाग के विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेद, योग, पंचकर्म और डिटॉक्सिकेशन सहित आधुनिक जांच सुविधाओं का अनूठा संगम मिलता है। प्रकृति की गोद में नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, योगाभ्यास, पंचकर्म एवं अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ ही आयुर्वेदिक आहार भी परोसा। तो इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। आज जो 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस से ये सीधी लाइव तस्वीरें। आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये शॉर्ट वीडियो फिल्म अभी हम सभी ने देखी। जब पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तब हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों से यही सिखाता आया है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य और धरती का स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करेंगे, आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त जिले की 55 इकाई में आज प्रसार होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से हमारा विनम्र आग्रह है, सिंगल क्लिक के माध्यम से आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रदेश व्यापी स्तर पर विकास करने का, विस्तार करने का कष्ट करें। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत अनूठी सौगात हम सभी को
स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज के इस दिन आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रदेश व्यापी विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो फिल्म हमारे पास है, आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जन सामान्य के लिए आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष चिकित्सा सिद्धांत को मान्यता दी गई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत ही मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा 5 स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। पहला स्वास्थ्य कार्यक्रम है आयुर्विद्या। कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं में स्वास्थ्य, पोषण आहार, योग एवं औषधीय पौधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में 9 इकाई द्वारा अब तक 1723 विद्यालयों में आयुष चिकित्सकों द्वारा 1,14,084 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयुष जीवन शैली की ओर जागरूक कर चिकित्सा सेवा प्रदान की जा चुकी है। दूसरा स्वास्थ्य कार्यक्रम है सुप्रजा, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण, सामान्य प्रसव पर ध्यान दिया जा रहा है। एनीमिया, बच्चों का मंद विकास एवं अन्य सामान्य बीमारियों का इलाज भी सुप्रजा के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 9 इकाई द्वारा कुल 48,461 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण डोर टू डोर जाकर किया गया, जिसमें कुल संस्थागत प्रसव वाली महिलाएं 8,566, आयुष संस्थान में प्रसव वाली महिलाएं 2,388 एवं रेफरल प्रसव वाली महिलाओं की संख्या 6,178 है। तीसरा स्वास्थ्य कार्यक्रम है वयोमित्र, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था के दौरान सामने आने वाले रोगों का उपचार स्वस्थ जीवन शैली जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव प्रबंधन, योग, कायाकल्प और पंचकर्म के जरिए किया जा रहा है। 18 इकाइयों द्वारा 28,955 वृद्धजनों को आयुष चिकित्सा सेवा का लाभ प्रदान किया जा चुका है। चौथा स्वास्थ्य कार्यक्रम है ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं अन्य मस्कुलोस्केलेटल व्याधियों की रोकथाम एवं प्रबंधन, घुटने, कूल्हे, स्पाइनल अथवा अनेक अस्थि संबंधी रोग। 9 इकाई द्वारा अब तक 44,397 लाभार्थियों को आयुष चिकित्सा प्रदान की जा चुकी है। 5वां स्वास्थ्य कार्यक्रम है कारुण्य, जिसके माध्यम से उपशासक देखभाल, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों जैसे कैंसर, पार्किंसंस, अल्जाइमर आदि रोगियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम भी प्रथम चरण में शुरू किया जा रहा है। समस्त कार्यक्रम के संचालन में अपनी भूमिका निभा रही है आयुष पद्धति में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी की स्वास्थ्य देखभाल और उपचार शामिल हैं। मध्य प्रदेश आयुष विभाग आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आयुष प्रोफेशनल्स की टीम के माध्यम से घर घर जाकर अपने उद्देश्यों को एक उत्तम दिशा प्रदान कर रहा है। आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत ये वीडियो फिल्म अभी हम सभी ने देखी। पूरे प्रदेश में कौन कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं, औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और निर्यात जैसी अनेक जानकारी मिलना अब हमारे लिए बेहद सुगम होने जा रहा है, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक टोल फ्री नंबर, एक हेल्पलाइन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिमोट का बटन दबाकर हेल्पलाइन का शुभारंभ करने का कष्ट करें। औषधीय पौधों की खेती के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए। बहुजन हिताय इस औषधीय पौधों की हेल्पलाइन का शुभारंभ निश्चित ही हम सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और 520 विशेषज्ञ से आप जुड़ सकेंगे इस हेल्पलाइन, टोल फ्री हेल्पलाइन का उपयोग करके। और अब हम आग्रह करते हैं आप सभी की ओर से ही माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से मध्य प्रदेश राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका मध्य हर्वल दर्पण का विमोचन करने का कष्ट करें। ये मासिक पत्रिका जिसका आज प्रथम अंक का विमोचन किया जा रहा है, आप सभी को समर्पित ये पत्रिका मध्य हर्वल दर्पण पत्रिका मिट्टी से स्वास्थ्य तक
प्रथम अंक का विमोचन तालियां जोरदार हम सभी की ओर से होना चाहिए। ये मासिक पत्रिका औषधीय पौधे और उनके उत्पाद से संबंधित जानकारी किसानों और आम जन को पत्रिका के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और ये पत्रिका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब क्रम है जब जन आरोग्य समिति की नियमावली का माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथि करने जा रहे हैं। नियमावली का विमोचन। जन आरोग्य समिति की नियमावली का विमोचन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानीय मंच के द्वारा आयुष विभाग में संचालित औषधालयों के प्रभावी संचालन और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति जन आरोग्य समिति का गठन किया गया है और इसके माध्यम से विभाग में पहली बार देश के औषधालय में पदस्थ चिकित्सकों को वित्तीय अधिकार प्रदान कर सशक्त किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब क्रम है जिन पलों का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और आप सभी की भरपूर तालियों के बीच मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। तालियां लगातार बजती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिना रुके, बिना थके, बिना हारे लगातार आपकी प्रगति और समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं और हमेशा उनका हर पल आपके लिए समर्पित रहता है। आयुर्वेद दिवस की मेरी अपनी ओर से हृदय से इस पूरे आयोजन में माननीय मंत्री, माननीय मंच सहित सब आप सबको बधाई। आपके लिए भगवान धन्वंतरी जीवन भर आपको निरोग रखे। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री आयुष और उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, माननीय सहकारिता एवं खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे महामंत्री श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, आरोग्य भारती से माननीय अशोक जी वार्णे जी, हमारे इस पूरे आयोजन में आपकी महती भूमिका है इस अभियान में। इस अवसर पर माननीय BL मेहरा जी और मंच पे उपस्थित बाकी अन्य अधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित स्वनाम धन्य अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र की सभी हस्तियां, पूरे प्रदेश, पूरे देश और अब देश से बढ़कर दुनिया के अंदर जिस प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल 2014 के बाद जिस दुनिया में भारत की जिस ढंग से पहचान बनना चाहिए, मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का। कितने क्षेत्रों में कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ योग और वहाँ से लेके आयुर्वेद तक लगभग 24 देशों से शुरू सफर हुआ। आज विश्व में 150 से ज़्यादा देश आयुर्वेद को अपना के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद का डंका बज रहा है। हम कहाँ वो समुद्र मंथन की घटना याद रखें, जब हजारों लाखों साल पहले भगवान का प्राकट्य उस समुद्र मंथन की देव दानवों ने मिलकर के मंथन करते हुए जब अलग अलग प्रकार के रत्न संपदा निकली और अमृत कलश लिए हुए पधारे धन्वंतरी, जिनके लिए दुनिया उस दौर में बाद में ये जो 4 जगहों पे सिम्हस्थ और कुंभकर्ण के नाम से हम उनको जानते हैं, उनकी अपनी गाथा गाते हैं। और वेद और आयुर्वेद में 4 वेद, चारों वेद में से भी अथर्ववेद और ऋग्वेद, इस दोनों के बीच में से अथर्ववेद से स्वास्थ्य से संबंधित सारे मंत्र और आध्यात्मिक ताकत और ऋग्वेद से जोड़ करके ये हमारा उपवेद आयुर्वेद है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को इस वर्तमान शरीर के साथ
शरीर मन बुद्धि आत्मा के सामंजस्य के साथ चलाते हुए, वात पित्त और कफ की कहानी सुनाते हुए दोनों का तालमेल जुड़ाता, ये वाकई अद्भुत लीला है, परमात्मा की कृपा है। हमारे बीच इस शरीर के अंदर के नाना प्रकार के रहस्यों से हम अभी उस तरह से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम लगता है। जब एलोपैथिक की तरफ चलते हैं, ये बात सही कि एलोपैथिक की अपनी एक पहचान है, उसका अपना क्रम है, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में जो मूल अंतर है, एलोपैथिक में बीमार होने के बाद दवाई से अच्छा करते हैं, और आयुर्वेद के पास जाओ तो बीमार होने का काम ही नहीं रहता, पहले ही वो बीमार होने के पहले से उस बीमारी से निजात दिलाने वाले मार्ग का नाम आयुर्वेद है। ये हम में से, मैं आपसे तो क्या कहूँ, दुनिया परिचित हो रही है इससे। कोविड की बीमारी को स्मरण करो, जब कोविड की बीमारी में अच्छे अच्छे तमाम प्रकार के बड़े बड़े चिकित्सकों के लिए कष्ट का माहौल था, ऐसे समय में जीवन की आशा तो काढ़े पिलाने से आ रही थी। काढ़े के अखाड़े से अच्छे अच्छे लोगों ने हम सबको वहाँ तक सबको प्रवेश दिया। उन हॉस्पिटलों के अंदर आयुर्वेद के प्रादुर्भाव हुआ, जिसके लिए लगता था कि पता नहीं कोई परमात्मा ने लीला रखी है कि इतनी बड़ी बीमारी लाओ कि अपने आप ऐसा लगे कि बिना आयुर्वेद उद्धार नहीं हो सकता है। अब ये दरवाजा निश्चित रूप से आयुर्वेद के लिए जो खुला है, काढ़े के माध्यम से अमृत पेय के रूप में पूरी दुनिया ने, जब तक कि उसकी सही से दवाई नहीं आई, और ये आयुर्वेद की तो लीला है, प्रकृति के साथ जुड़ करके इसकी कहानी भी कितनी अजब है। हमारे लिए कोई दुनिया का ऐसा जानकारी नहीं है जो प्रकृति के साथ तादात्म्य जोड़ता है एक दूसरे के साथ। ये केवल आयुर्वेद है। अगर हम अपने इस शरीर के रहस्यों की तरफ देखें तो शरीर के रहस्यों की तरफ देखें कि एक शरीर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये बोलने की बात नहीं। एक व्यक्ति के शरीर में हजारों लाखों मुख होते हैं, और हजारों लाखों मुख के माध्यम से उसके पिंड की रक्षा करना चाहिए। ये बोलने में अटपटा लगेगा कि हजारों लाखों मुख कहाँ होते हैं, लेकिन रोम रोम के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो अपने आप थेरेपी से ये हजारों लाखों मुख तक अपनी जो दवाई औषधि पहुंचाते हैं। ये निरोग रहने के लिए इससे बढ़कर कौन सा मौका मिलेगा। ये रोम रोम के माध्यम से हर एक जगह से हमारे इस पूरे शरीर की, ब्रह्मांड की रचना और शरीर की रचना की समानता तो है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा न बोलते हुए, जिस प्रकार से सुश्रुत संहिता में 300 से ज़्यादा प्रकार की सर्जरी का उल्लेख हमारे आयुर्वेद में, हमें इस बात का गर्व है। आज के समय में भी भारत सरकार ने उसकी मान्यता देते हुए आयुर्वेदिक कॉलेजों के अंदर वो उस प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है, जिसके आधार पर हमारी सभी प्रकार की सर्जरियों को उस तरह से ही देखा जा रहा है। और एम्स, नाम तो एम्स था, लेकिन आयुर्वेद ने देर से प्रवेश किया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब आयुर्वेद के खुद के एम्स खुल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज अपने बीच बदलते दौर में हमारे पास इस नई धारा के आधार पर वर्तमान के लिए, और जैसे मैंने कहा कि प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य कैसा है, जहाँ बीमार है कोई ऐसा पैथी नहीं है, भगवान की लीला है। कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी जहाँ होगी उसके आसपास में ही 10-5 किलोमीटर में आयुर्वेद के पौधों में उसका इलाज होगा। ये कोई मार्ग जानता तो वो आयुर्वेद वाले ही जानते, और कोई नहीं जानता। ये बड़ा रहस्य भी है, ये बड़ी चुनौती भी। हमारे बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास चले जाओ तो डॉक्टर के साथ एक संकट है। बाकी डॉक्टर तो चिट्ठी पे अपने अलग से कोई अपनी दवाई लिखेंगे, और दवाई की दुकान तक जाने के बाद आपका इलाज होगा। लेकिन ये आयुर्वेद का इलाज है कि दवाई नहीं है दुकान पे तो आयुर्वेद का डॉक्टर निकलेगा, 10-5 अपनी तमाम प्रकार की दवाई खुद ढूंढ लेगा प्रकृति से, और कूट पीट करके आपका इलाज पक्का कर देगा। आपके लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। ये रामायण काल से हम सब जानते, लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए भगवान राम के काल से आयुर्वेद ने सदैव अपनी महत्ता सिद्ध की है। आज के इस अवसर पर जब आयुर्वेद की बात करता हूँ तो मेरे अपने जीवन में भी
बहुत भयंकर से भयंकर भी कष्ट हो, तब भी मेरा भरोसा आयुर्वेद पे ही रहता, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। आयुर्वेद के बाहर नहीं जाता। आयुर्वेद के माध्यम से आज भगवान की दया से, आयुर्वेद के संपर्क में आने से, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन भगवान की दया है, ना चश्मा लगा है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई दूसरी बीमारी है। 60 के पार तो हो गया हूँ, लेकिन ये परमात्मा की दया। इस कहानी का आयुर्वेद के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे सबके जीवन से जिस भी प्रकार की बीमारियां हो, आयुर्वेद पर अगर आप भरोसा करते हो और आयुर्वेद के माध्यम से अपने नियम संयम के साथ और ये जो दैनिक दिनचर्या के ऊपर आप अपने ढंग से चलते हो, तो निश्चित रूप से ये जो आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से, सच्चे अर्थों में वो सार्थक होता है किसी मार्ग से तो आयुर्वेद से ही होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। जब अपन आयुर्वेद की बात करते तो धनतेरस से जुड़ी हुई कहानी थी, और ये बात भी सही कि हमारे सुखों की तुलना में पहला सुख निरोगी काया से बात कही है। सुख के तो बहुत प्रकार है, लेकिन सुख में शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख, और सबसे बड़ा सुख आता है तो ये धनतेरस से जोड़ के भी देखते हैं कि धन बाद में आएगा, धन का करोगे क्या, शरीर लायक नहीं तो ये धन धरा रह जाएगा। ऐसे में धनतेरस से धनवंतरी की उत्पत्ति मानी है, लेकिन धनतेरस तिथियों के आधार पर बदलती रहती है। अब जब दुनिया का विश्वास बढ़ रहा हमारी अपने इन सारी चीज़ों पर, तो दुनिया की सरलता के लिए भी आयुर्वेद की जो तिथि तय की, ऐसे ही है ना भाई साहब। अब 23 सितंबर, भले हमारी दिवाली आगे पीछे मने, धनतेरस का जा रही वो तो हमारे घर में रहने वाली है, लेकिन आयुर्वेद की भी महत्ता बढ़ाना। तो इस नाते से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि यूनानी मसली ये भी अच्छा निर्णय करा कि 23 सितंबर हमारी ये धन्वंतरी जयंती के साथ साथ आयुर्वेद दिवस मना करके आज ही धन्वंतरी जयंती मना ले या धनतेरस मना ले, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो हमारे सुख के साथ जो शरीर की चिंता करने का भाव है, इस आधार पर 23 तारीख के दिन आज हमने ये विशेष बात भी है कि आज दिन और रात भी बराबर रहते हैं, 23 सितंबर। और अभी तो हमने अपने सरकार के माध्यम से वैदिक घड़ी की भी स्थापना करी, और वैदिक घड़ी के अंदर भी इसी बात की महत्ता है। वैदिक घड़ी का अगर संक्षेप में कोई अर्थ समझेगा तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि दिन और रात दोनों के लिए कितना सरल सिद्धांत है। अगर दिन गिनोगे तो आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होना चाहिए, तो दिन तो तभी होगा ना। अब दिन तो पूरा मान लेते हैं अंग्रेजी हिसाब से, और रात आधी निकालते हैं, तो ये 18 ही तो घंटे हुए, फिर 6 घंटे कहाँ जाने वाले, उसमें क्या हो रहा है। नहीं, दूसरा दिन लग गया। कैसे लग गया भाई? दुनिया में कौन सा ऐसा प्राणी है जो रात की 12 बजे बाद उनकी दिनचर्या चालू होती? कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो वैदिक टाइम टेबल का कैलकुलेशन है, ये पूरा सिद्धांत तक उसी आकलन से है। जब हमने कहा कि हमारा 1 घंटा अंग्रेजी हिसाब से 60 मिनट पे होगा, लेकिन वैदिक समय तो 48 मिनट का ही होगा। जैसे हम 48 मिनट पे आते हैं तो ये 15 मुहूर्त हो जाते हैं, सुबह सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक, और 15 ही मुहूर्त रात के रहते हैं। तो 15-15 30, तो 30 मुहूर्त अपने आप मिल जाते हैं। तो ना रात घटी ना दिन बढ़ा, रात भी बराबर दिन भी बराबर, और आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और इसीलिए उससे आगे बढ़कर केवल सूर्योदय नहीं, नक्षत्रों की गणना भी की गई, 12 राशियों के साथ भी। तो ये सारी चीजों का असर हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान से आता है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान को समझते समझते शरीर विज्ञान को भी समझाना, यही तो आयुर्वेद है। इसके बाहर क्या है? हर एक चीज का असर अगर कहीं से निकलता है, हर एक परिस्थिति का परमात्मा ने जो चक्र बनाया है, इसलिए सभी ऋतुओं के लिए, ऋतुओं के आधार पर इलाज की बात अगर कही की गई है तो आयुर्वेद के माध्यम से की गई। हर ऋतु का आनंद है। मौसम 3 हो सकते हैं, लेकिन ऋतु तो 6 हो सकते हैं, और ऋतुओं के आधार पर पूरे वर्ष की गणना और कितने प्रकार से इलाज करते हैं। वैसे आपने कहा ही है, हमारी सरकार के माध्यम से बोलने के लिए तो बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर घर घर में आयुर्वेद कितना अंदर तक घुसा हुआ है कि अपने किचन में जब तक हल्दी नहीं डले तब तक सब्जी और दाल का मजा नहीं आता है। ये आयुर्वेदिक का तो आनंद है। ये इसी प्रकार से तो है, हमारा किचन भी पूरा नहीं होता। घर के खाने पीने से लेकर सभी चीज, दादी माँ का बटवा,
अपने घर में बीमारी की कोई हल्दी की पट्टी लगाने वाली वो पुरानी कहानी, वो सारी चीजें हमको याद दिलाती है कि शरीर के साथ होने वाली घटनाओं में घर में ही दवाई मौजूद है, घर में इलाज मौजूद है। पानी की पट्टी से लेकर अब जल नीति भी करा लेते हैं। आयुर्वेद और प्रकृति का ऐसा तालमेल है, ये कोई बाहर नहीं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ पक्ष है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर जो समय बदल रहा है और समय बदलते के साथ आयुष मार्ग, आयुष वीजा, ऐसे कई प्रकार की आज के समय में जब ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, इसमें बहुत संभावना बन गई और इसीलिए आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने बाकी इलाजों की करने वाली पद्धतियों में आयुर्वेद का भी वही महत्व स्थापित किया। और जब हम अपने मध्य प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर तो वास्तव में हमारा परमात्मा ने प्रकृति का कितना सुंदर परिवेश दिया। हमारे लिए हमने कहा कि आयुर्वेदिक कॉलेज खुलना चाहिए, तो जहाँ हमारी प्राकृतिक सारी आबो हवा है, सारी वनस्पतियाँ हैं, दुनिया भर से इस मार्ग से भी चल करके बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्रवासियों का, वहाँ के निवासियों का और विदेशवासियों का, सबके लिए वो अवसर देने के लिए, इसलिए हमने सरकार बनने के साथ ही कहा है कि हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे आयुर्वेद के, और पहली बार आज की स्थिति में 1 साल में 8 मेडिकल कॉलेज खोल करके ये हमारे संकल्प की पूर्ति कर दी है कि लगातार कोई संकोच नहीं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुले। और इसीलिए एक नहीं कितने प्रकार से इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे ऐसे ऐसे जगह पर आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ साथ बहुत सारी सौगातें भी दे रहे हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब आयुर्वेद दिवस पर मध्य प्रदेश को 12 आयुष अस्पतालों की सौगात दे रहा है, जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। प्रदेश जब हेल्थ एंड वेलनेस का केंद्र बन रहा है, ऐसे में ये ऐतिहासिक कदम हमारे लिए प्रोत्साहन करने वाला रहेगा। आज आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष और पर्यटन विभाग के माध्यम से 50-50 बिस्तर के 2 और 10-10 बिस्तर के 10 अस्पतालों का MOU भी संपन्न हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा दोनों विभागों को, टूरिज्म को भी और आयुर्वेद डिपार्टमेंट को भी। आयुर्वेद वेलनेस टूरिज्म के माध्यम से उज्जैन खजुराहो में 50-50 बिस्तर के 2 नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा इस नाते। और 10-10 बिस्तर वाले छोटे अस्पताल पचमढ़ी, मंदसौर, आगर मालवा, चित्रकूट, चंदेरी, दतिया, सिंगरौली, ओरछा, ओंकारेश्वर, ताली वाली तो बजाओ, अलीराजपुर और बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बता रहा हूँ मैं आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे बढ़ूंगा ऐसे में कैंसर के लिए भी हमारे पास बाकी इलाजों के साथ आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा इलाज है। और कैंसर का ये नया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कारुण्य भी शुरू किया है और आशा करता हूँ कारुण्य के कार्यक्रम से इस मुश्किल वक्त में कैंसर के सभी रोगियों को, पीड़ितों को, उनके परिवार में ये बड़ा अपना रोल अदा करेगा। औषधि खेती के लिए भी टोल फ्री नंबर अब आज हमने यहाँ जारी किया है। मध्य हर्बल दर्पण पत्रिका का विमोचन हो ही चुका है और इसके साथ साथ हर जिले के अंदर एक जिले में अभी जो 9 आयुष महाविद्यालय में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको बढ़ाते हुए 51 जिले तक हम ले जाने वाले हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें कम से कम 1 यूनिट खुलेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए भी मैं आयुष डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं अपनी ओर से। और जब आपकी अच्छे से प्रोत्साहन वाली ताली बजी रही तो कुछ घोषणा भी बनती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रदेश में दोनों डिपार्टमेंट की दृष्टि से ये जो हमारे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की पूर्ति करते हुए नए पदों का सृजन करते हुए इसमें हम संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। विभाग को बधाई देना चाह रहा हूं। आयुष विभाग के समस्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे में आते हैं, उन्हें वरिष्ठ पद नाम देते प्रथम श्रेणी का बनाने की घोषणा करता हूं। जब
बैठे बैठे फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हो गए तो इसलिए ताली तो बजती है, ये आनंद तो आता ही है। स्वास्थ्य विभाग की तरह आयुष विभाग के विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारियों को शैक्षणिक संवर्ग के सम्मान और चयन वेतनमान TACP योजना लागू की जाएगी। इसके लाभार्थी रहने वाले आयुष विभाग में कार्यरत आयुष चिकित्सा अधिकारी 1453, आयुष चिकित्सा विभाग में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सक 228 और आयुष यूनानी चिकित्सा अधिकारी 85, विशेषज्ञ संवर्ग 72, आयुष महाविद्यालय में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक शिक्षक और चिकित्सक 1130 अर्थात 2698 अधिकारियों का इसको लाभ मिलेगा। ये सबको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जब आपके तालियों के आनंद आ रहा तो थोड़ा सा और हाथ लाल कर लो। आयुष फार्मेसियों को भी सशक्तिकरण करने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारक आयुष चिकित्सक अधिकारियों के लिए 3 अग्रिम वेतन सुविधा भी जो 2005 से समाप्त कर दी गई थी, उनको पुनः लागू करने की घोषणा करता हूं। इससे 300 आयुष चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। अब आज ही सब घोषणा मत कराओ, अगली बार के लिए भी रख लो। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे सारे आयुर्वेदिक कॉलेजों के अंदर जब यूजी हो रहा तो पीजी ने क्या बिगाड़ा, तो सारे कॉलेजों में पीजी कराने के लिए हम अपने तरफ से घोषणा करते हैं। सारे कॉलेजों में पीजी भी बच्चे पढ़ने के लिए मौका पाएंगे और कोशिश करेंगे आयुर्वेद के माध्यम से देश में सबसे बेहतर आयुर्वेद की पढ़ाई और आयुर्वेद की संभावना वाला राज्य अगर कोई बनेगा, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बनेगा। इस भावना के साथ आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज विश्व आयुर्वेद दिवस पर इतनी सारी घोषणाएं करने के लिए, इतना सारा लाभ इन सभी को प्रदान करने के लिए तालियां एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। संतोष और खुशी के भाव इन सभी के मन में है। एक बार जोरदार तालियां पुनः। विश्व आयुर्वेद दिवस का यह आयोजन निश्चित ही हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य और प्रकृति यदि साथ साथ चलें तो न केवल मानव समाज बल्कि संपूर्ण पृथ्वी स्वस्थ और खुशहाल हो सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है कि आयुर्वेद का ये प्रकाश